नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का पीएस पटेल लर्निंग टू अर्निंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 7 के चैप्टर नंबर 7 पर्यावरण विषय के अंतर्गत। इसका जो टॉपिक है उसका नाम है वन एवं वन्य जीव। यानी कि जो वन होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, पर्यावरण के लिए। और वन में रहते कौन है? वन्य जीव रहते हैं। आज हम इन दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे और समझेंगे क्या इनका महत्व है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हम सभी लोग वन जानते होंगे। वन का जो अर्थ होता है वो काफी बड़े एरिया में जो पेड़ पौधे लगे होते हैं उसको हम वन कहते हैं। यानी कि ये बहुत सघन हो सकते हैं, थोड़ा सा विरल भी हो सकते हैं। दिया हुआ है जहाँ सघन रूप से बड़े क्षेत्रों में पेड़ पौधे और वनस्पतियां पाई जाती हैं उन्हें वन कहते हैं। यानी कि सघन होना चाहिए, पेड़ पौधे हों, वनस्पतियां हों, उन्हें हम वन कहते हैं। और इन्हीं वनों में तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन होते हैं। वन जीवधारियों के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है ही, क्योंकि वन से ही क्या होता है, शुद्ध वायु मिलती है और जल भी वनों के द्वारा ही प्राप्त होता है। अब प्रश्न उठता है वनों से जल कैसे मिलता है? तो प्यारे बच्चों, जो पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों के माध्यम से पानी को हवा में जलवाष्प के रूप में उड़ा देते हैं और वही जलवाष्प ऊपर जाके बादल बनता है और वही बादल बरसता है। तो यानी कि वनों का योगदान है बारिश होने में। इसके अलावा अगर हम बात करें, आज तो हम लोग पक्के घरों में रहते हैं, लेकिन जो मानव था आदिकाल में क्या था, अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वनों पर निर्भर था। आज भी निर्भर है। बच्चों, भोजन के लिए फल और सब्जियां कहाँ से मिलती हैं? वन से ही तो प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से तो प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार बहुत कुछ हमको वनों से मिलता है। आगे अगर हम बात करें तो वनों से कागज, दिया सलाई, रेशम, रबड़ आदि उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है। यानी कि जो हम जिस कॉपी पर पढ़ाई कर रहे होते हैं, जिस कॉपी पर हम लिख रहे हैं, वो भी वन से ही प्राप्त है। जो माचिस हम जलाते हैं, इसे दिया सलाई बोलते हैं, वो भी वन से ही मिलता है। जो साड़ियाँ बनती हैं रेशम की, वो भी वन से ही मिलता है। जो रबर है, जो टायर हैं, बहुत सारे बनते हैं। जो आप इस देखते होंगे, आपकी साइकिल का जो टायर है वो भी किससे बना हुआ है? वनों से ही प्राप्त है। और ये कच्चा माल होता है। और इसके अलावा जो इमारती लकड़ी है बच्चे, जो आप फर्नीचर आप देख पा रहे होंगे, जो मेज कुर्सी आपके सामने रखी हुई होंगी, वो भी क्या है? लकड़ियों से ही बनी हुई है। भारत में जो प्रमुख रूप से जो पौधे पाए जाते हैं वनों में, उनकी बात करें तो शीशम, साखू, सागौन, आम, नीम, देवदार, ये नाम रखिएगा। शीशम, साखू, सागौन, आम, नीम, देवदार, ये इतनी महत्वपूर्ण है कि इनसे इमारती लकड़ियां बनाई जाती हैं। ये इमारती लकड़ियां ये होती हैं। इन लकड़ियों के प्रयोग से जैसे कुर्सी, मेज, पलंग आदि बनाया जाता है। इसके अलावा फल फूल, जड़ी बूटी, गोंद, रबड़, छाल, लाख आदि भी हम प्राप्त करते हैं। लाख से चूड़ियां बनती हैं, आभूषण बनते हैं और सजावटी वस्तुएं बनती हैं। जबकि आप बच्चे जानते हैं रबर जो होता है, रबर से क्या बनता है? टायर बनता है, खिलौना बनता है और बहुत सारी जरूरत वाली चीजें बन जाती हैं। वन जो होते हैं वो तेज वर्षा में मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मिट्टी क्या होती है। जो भूमि की ऊपरी परत होती है उसे मिट्टी कहते हैं। अगर तेज बारिश हो और मिट्टी बह जाए तो मिट्टी बंजर हो सकती है, क्योंकि वहां पर जो असली मिट्टी है जिसमें पौधे उगते हैं वो बह सकती है। तो इसको रोकने का काम भी वन करते हैं। तथा पेड़ पौधे पानी के वेग को कम कर देते हैं तथा वायु की तीव्र गति को भी कम कर देते हैं। बच्चों, गर्मी के मौसम में अगर देखते हैं तो बहुत सारा धूल उड़ता है तेज हवा के साथ में। तो जहाँ पर पौधे होते हैं तो वहाँ पर उस तरीके से धूल नहीं उड़ पाती है और वो मिट्टी बची रह जाती है। यानी कि वायु के माध्यम से भी मिट्टी उड़ सकती है। इसको भी रोकने का काम वन करते हैं। इससे मिट्टी का जो कटाव होता है वो कम हो जाता है। कटाव अगर ना रोका जाए तो जो उपजाऊ मिट्टी होती है बह जाएगी, तब पेड़ पौधे और झाड़ियां तक नहीं उगेंगी, झाड़ी भी नहीं होगी वहां पर। वन जहां आर्थिक रूप से लाभकारी होते हैं, वहीं
पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। वनों में बहुत से पक्षी जो है पेड़ों पर घोंसला बना के रहते हैं, घोंसला घर बना के रहते हैं। जैसे कि गौरैया हो गया, गौरैया का सबसे सुंदर घोंसला होता है। तोते हो गए, चील हो गई, कबूतर हो गए, ये सारे छोटे छोटे जो जंतु हैं, जीव हैं, ये घोंसला बना के रहते हैं। इसके अलावा कुछ जानवर और बहुत सारे जानवर होते हैं, जैसे कि शेर है, चीता है, हाथी है, बाघ है, तेंदुआ है, हिरन है, सियार है। ये क्या होते हैं? ये झाड़ियों या गुफाओं में रहते हैं। अभी जो हमने पहले चर्चा की, ये पौधे घोंसले, ये पौधों के पर घोंसला बना के रहते थे, जैसे गौरैया, तोते, चील, कबूतर। लेकिन जो दूसरे जानवर हैं, शेर, चीता, हाथी, बाघ, तेंदुआ, ये सारे जानवर कहाँ रहते हैं? गुफाओं में रहते हैं। ये जानवर क्या होते हैं? हमको लगता है बड़े खतरनाक जानवर हैं। बच्चों, ये जानवर वन रक्षक माने जाते हैं, यानी कि एक तरीके से बिना कोई पैसा लिए ये पूरे वन की सुरक्षा करते हैं। सोचिए, अगर कोई वन हो, अगर वहां पर ये जानवर ना पाए जाएं, तो लोग कोई भी उस जंगल को काट के आसानी से चले आएंगे। तो एक तरीके से वन को सुरक्षित करने का काम करते हैं, मनुष्य से और अन्य चीजों से ये सुरक्षा करते हैं। इन जानवरों के डर से ही वन को हानि पहुंचाने वाले लोग वन में नहीं जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है बच्चों। और ये हम यहाँ पर चित्र देख पा रहे होंगे, हर एक चीज में वन की ही लकड़ी का इस्तेमाल। यहाँ पर देखिए, बांस की लकड़ी का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर खाना बन रहा है, वन से ही प्राप्त वस्तुओं से खाना बन जाता है। बहुत सारी जो दवाएं होती हैं, उन दवाओं का जो स्रोत होता है पेड़ पौधे होते हैं, जड़ी बूटियों का। और इसके अलावा यहाँ लकड़ी देखिए, ये मेज बन रही है, तो यहाँ पर भी वही चीज है। तो लगभग हर एक चीज में वनों की चीजों का प्रयोग होता है। बच्चों, हम वनों को लोग एक नाम देते हैं, उसका नाम है प्राकृतिक औषधालय। यानी कि प्रकृति में जो है प्राकृतिक औषधि की अगर हम बात करते हैं, तो वो क्या होते हैं? वन होते हैं। नेचुरल हॉस्पिटल ये होते हैं, यहाँ पर प्रकृति खुद इलाज करती है। वनों में बहुत सारी जड़ी बूटियां औषधियों के रूप में प्राप्त होती हैं। आपने बहुत सारे धार्मिक कथाओं में भी सुना होगा जड़ी बूटी के बारे में, औषधियों के बारे में। हिमालय से ले गए और उससे जो जिसके व्यक्ति की जान भी जानी थी, उसको भी बचाने का काम इस जड़ी बूटियों ने किया था। तो चलिए, पौधों का कुछ नाम देखते हैं, उनके उपयोगी भाग देखते हैं और उनके कौन से गुण होते हैं उनको भी समझते हैं। पहला नंबर आता है नीम का। बच्चों, नीम के बारे में तो हमारे पूर्वज हमको बहुत कुछ समझाते हैं, सिखाते हैं। और नीम की जो पत्ती होती है बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। इस पत्ती से क्या होता है, अगर इसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो जो हमारा रक्त होता है, खून होता है, अक्सर उसमें गंदगी आ जाती है, तो उसको साफ करने का काम करता है। त्वचा के रोगों में उपचार में भी बहुत अच्छा होता है। यानी त्वचा में हमारे खाल के ऊपर कोई भी इन्फेक्शन कुछ होता है, कोई चोट लगती है, तो उस पर भी नीम का लेप काफी फायदेमंद होता है। यानी इसकी पत्तियों को अगर आप सेवन कर लेते हैं, तो आपका रक्त साफ होता है, और त्वचा पर लगाते हैं तो त्वचा से संबंधित रोग भी दूर होते हैं। तो बहुत ही अच्छा औषधि पौधा है। लगभग हर जगह पर हमारे यहाँ पाया जाता है, लगभग हर गांव में, हर एरिया में पाया जाता है। दूसरा है ईस बगोल के बीज। ईस बगोल के बीज, इसका उपयोगी भाग है, इसकी जो भूसी होती है, ऊपर की खोल होती है, और इसके अंदर क्या होता है, ये पानी को बहुत अच्छा सोखता है। पानी को अपने अंदर ये भूसी क्या होती है, सोख लेती है। तो इसकी वजह से जो पेचिस और कब्ज ठीक करने में बहुत ही कारगर होती है। क्योंकि शरीर के अंदर क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है। अगर अब पेचिस होती है बार बार, तो ये तो कब्ज होता है, वहां पर भी पानी की कमी होती है। तो पानी की कमी को पूरा करने का काम इस बगोल के बीज की भूसी करती है। तीसरा जो पौधा है वो है सिनकोना। सिनकोना बहुत ही अच्छा पौधा है। इसकी जो छाल होती है, इस छाल का उपयोग पहले क्या होता था, मलेरिया की दवा बनाने में करते थे। सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा बनाते थे, जिसको कुनैन भी कहते थे। अगला है पौधा जो है वो है जामुन। जामुन हम सभी ने खाई है, काली काली जामुन होती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। बीजों के जो चूर्ण होते हैं, उससे मधुमेह में लाभ होता है। डायबिटीज, बच्चों जिनको शुगर की बीमारी होती है, जिसको कहते हैं शुगर की बीमारी हो गई है, यानी उनके रक्त में, उनके खून में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है,
तो उसको बोलते हैं मधुमेह। तो मधुमेह की समस्या में जामुन के जो बीज होते हैं उनका चूर्ण होता है, बहुत ही अच्छा कारगर होता है। इसके अलावा यूकेलिप्टिस, यूकेलिप्टिस जो कि गांव की भाषा में इसे कहते हैं लिपस्टिक या लिप्टिस, लिप्टिस भी बोलते हैं, यूके छोड़ देते हैं, सीधा लिप्टिस बोलते हैं। तो इसके जो तेल होता है, जो तेल का काम जुखाम की औषधि के रूप में करते हैं, जुखाम को ठीक करता है। इसके अलावा मोलेठी होता है, मोलेठी का इस्तेमाल जो होता है, उसकी जो जड़ होती है, जड़ का प्रयोग गले की खराश में लाभदायक होता है। कभी कभी आप अगर देखे हों बच्चों कि जहाँ पर कुछ पाठ हो रहा होता है तो पाठ के दौरान लोग वहाँ पर मोलेठी रख देते हैं। तो मोलेठी से क्या होता है, लोग खाते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, उनका गला ठीक रहता है, खराब नहीं होता है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जो लाखों जीव जंतु का आश्रय स्थल, आवास, सब क्या है, वन होते हैं। लेकिन जैसे मनुष्य ने खेती प्रारंभ कर दी, कृषि प्रारंभ कर दी, तो घास के मैदान तो नष्ट हुए हुए वनों का भी विनाश होना शुरू हो गया। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं के घर उजड़ गए और बहुत सारे उद्योग की स्थापना हुई, रेलवे, सड़क, न जाने कितनी चीजें बनी, जिससे क्या हुआ, मनुष्यों को तो अच्छी आवासीय सुविधाएं मिल गई, सुख वैभव मिल गया, लेकिन इसके बदले में जीव जंतुओं को अपना घर खोना पड़ा है। किसी का घर हमने छीन लिया है और अपनी सुविधाओं को हमने बढ़ाया है। वन्य जीवों को अधिकाधिक मांग और अवैध शिकार वन्य जीवों को नष्ट कर दिया है। मनुष्य, मुख्य रूप से हम बात करें शेर, हाथी, बाघ, हिरण, घोड़ा, चीता, ये बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा इनका शिकार किया गया और इनकी बहुत सारी अनेक जो जातियां प्रजातियां हैं वो संकटग्रस्त हो गई, लगातार कम होती जा रही हैं। अब कुछ तो ऐसी हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। पशुओं और पक्षियों की कुछ प्रजातियां जो पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी हैं, जिन्हें हम विलुप्त प्रजातियां की श्रेणी में रखते हैं, जैसे कि डायनासोर और मेमथ, ये आज धरती पर एक भी जीव जिंदा नहीं है, ये खत्म हो चुके हैं। जबकि कुछ जातियां ऐसी होती जब खत्म होने की बिल्कुल बॉर्डर पर, कगार पर हैं, जैसे कि बाघ है, गिद्ध है, ये क्या है, बहुत ज्यादा संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कुछ कानून भी बनाए गए हैं, सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं जिससे कि संरक्षण हो सके। इसी के अंतर्गत बहुत विभिन्न स्थानों पर क्या किया गया, वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है और राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान भी स्थापित किए गए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से कुछ महत्वपूर्ण उद्यान हैं और अभयारण्य हैं। जैसे कि सबसे नंबर एक पर, अब यहाँ पर परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बच्चों हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देना है कि परीक्षा में ही पूछता है कि ये अभयारण्य किस राज्य में है, किस जगह पे है। तो पेरियार अभयारण्य की अगर हम बात करते हैं तो ये केरल में है, इडुक्की स्थान पर। पेरियार, पेरियार नदी भी है वहां पर है, तो पेरियार अभयारण्य कहाँ है, केरल में है। चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ है, चंद्रप्रभा याद रखिएगा, ये चंदौली है, चंदौली उत्तर प्रदेश में है, वहां पर चंद्रप्रभा अभयारण्य है, चंदौली उत्तर प्रदेश। चा से याद रखिएगा, चंद्रप्रभा चंदौली, चंद्रप्रभा चंदौली उत्तर प्रदेश में है। पेरियार केरल में है, उडुक्की में है। और अगला है मानस, मानस अभयारण्य। यहाँ पर मानस आता है तो उल्टा कर देते हैं, आ यहाँ जोड़ देते हैं, आ सा, इसको हटा देते हैं, ना को हटा दीजिए, तो आ सा म, असम बनता है, मानस असम। मानस अभयारण्य असम, असम में है। मानस कहाँ है, असम में है। हाथियों के लिए बहुत अच्छा प्रसिद्ध है, बहुत बड़ा अभयारण्य ये। फिर है जलदा पारा अभयारण्य, जलदा पारा, जलदा पारा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। फिर है कान्हा अभयारण्य या बांधवगढ़ अभयारण्य, दो अभयारण्य है, कान्हा और बांधवगढ़। इसको बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, ये है मध्य प्रदेश में, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर्स पाए जाते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चों, कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक राज्य में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि कर्नाटक, यानी कि नाटक में भाग लेने वाले को बंदी बना लिया गया। तो इस तरीके से आप कुछ तरीका अपना सकते हैं याद करने का, कर्नाटक बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगला आता है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान
उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के रामपुर में पड़ता है, या राम से याद रखना है, रामपुर या रामनगर जो भी है वहां पर राम से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, संभवतः रामनगर है। रामनगर उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। फिर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा की बात करें तो लखीमपुर खीरी पीलीभीत उत्तर प्रदेश। लखीमपुर और पीलीभीत दोनों जगह पर ये मिला जुला है, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है जिले हैं। यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। फिर आता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर याद रखिएगा शेरों के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में है। केवलादेव सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ है? ललितपुर में है। तो हमने जाना कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में। एक बार फिर से पेरियार केरल, चंद्रप्रभा चंदौली मानस असम, जलदापारा पश्चिम बंगाल, कान्हा और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, कार्बेट उत्तराखंड, दुधवा लखीमपुर खीरी पीलीभीत, गिर गुजरात, केवलादेव और सरिस्का राजस्थान, नंदा देवी उत्तराखंड में है, सलीम अली जम्मू कश्मीर और महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में है। तो ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो गए। भारत में जो प्राकृतिक और वन्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के रूप में सुरक्षित कर दिया गया है। यहाँ पर क्या होता है, जो भी कटाई, चराई और आवास को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी गतिविधि को अनुमति नहीं दी जाती है उद्यानों में, उद्यान के अंदर। जबकि जो अभयारण्य होते हैं वहाँ स्थानीय निवासी तो जंगल के उत्पाद एकत्र कर सकते हैं, वृक्षों पर घास की सीमित कटाई कर सकते हैं, जमीन पर निजी स्वरूप बना रहने देने जैसी बातों को छूट रहती है। वन्य जीवों के संरक्षण संबंधी जो कार्यक्रम है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि कौन से कार्यक्रम लगाए हैं। जो लुप्त प्रजातियां हैं उनके प्रजनन के लिए कुकरेल वन लखनऊ में स्थापित किया गया 1984 और 85 में, कुकरेल वन में प्रजनन केंद्र। फिर है राष्ट्रीय चंबल वन जीव विहार योजना उत्तर प्रदेश में लाई गई है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। यहाँ पर क्या होता है, मगर और घड़ियाल के संरक्षण शुरू किया गया है। राष्ट्रीय घड़ियाल के प्रजनन केंद्र 2 जगह हैं, कुकरेल वन लखनऊ में और कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच में। प्रोजेक्ट एलिफेंट आया है 1992 में। ये जो हाथियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य भी इसमें शामिल है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। एलिफेंट रिजर्व बिजनौर और सहारनपुर जिलों में बनाया गया है। इटावा में फिशर वन में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र बनाया गया है और लायन सफारी बनाया गया है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क जो बनाया गया है वो है रात्रि वन जीव पार्क बनाया गया, ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है, जो कि निर्माणाधीन है। इको डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये क्या होता है, संरक्षित वन क्षेत्रों में निकटवर्ती क्षेत्रों में वन उपज का विकास करना, यानी कि वन उपज का विकास करना। सामाजिक वानिकी क्या होती है, ऑपरेशन ग्रीन योजना उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए 1 जुलाई 2001, याद रखिएगा 2001 में 1 जुलाई को यह योजना शुरू करी गई थी और इसका उद्देश्य था प्रदेश में हरित क्षेत्र का विस्तार और वनों और उद्यानों का उन्नयन करना। वन महोत्सव 1952 से देश के शासित प्रदेश में भी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। हर साल 1 जुलाई 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना जो विश्व बैंक के सदस्य शुरू हुई थी 19 मार्च 1998 में शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश वानिकी योजना कब शुरू हुई? 1998 में शुरू हुई थी। वनों के महत्व को देखते हुए 21 मार्च को विश्व वन दिवस भी मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस भी मनाया जाता है। धरती को हरा भरा बनाए रखने और पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। हमें इस दिशा में सार्थक प्रयास करना चाहिए। हमें जो हरे वृक्ष होते हैं उनको बिल्कुल भी काटना नहीं चाहिए और कोई करे तो उसको रोकना चाहिए। अगर जरूरत हो तो उस क्षेत्र में जो वन के इंस्पेक्टर होते हैं या जिलाधिकारी कार्यालय, कहीं पर भी आप सूचना दे सकते हैं जिससे कि पेड़ों की कटाई रुक सके। पौधे हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। जलाने की लकड़ी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। साथ ही जानवरों के प्रति भी हमको संवेदनशील रहना चाहिए और उनकी देखभाल करना चाहिए। यदि हम इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो हमारा पर्यावरण संतुलित रहेगा और हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा।
बच्चों ये सारी चीज़ें हम किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे होते हैं, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कर रहे होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसका अगला हिस्सा आपको नेक्स्ट डे कल मिल जाएगा, और तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।